चौधरी और देश का सवाल में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज हम आपको पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर कैसे इंडियन एयरफोर्स ने मारा, कैसे एयर स्ट्राइक की, उसका सबसे बड़ा सबूत दिखाएंगे। ये सबूत उन लोगों के लिए भी है जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सबूत चिल्ला रहे हैं। कई कह रहे हैं कि 300 मारे गए थे या पेड़ गिरे थे। दिग्विजय सिंह सीधे सीधे सबूत मांग रहे हैं, लेकिन सबूत अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। यह तस्वीर उस जगह की है जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में बम गिराया। एयरफोर्स के सूत्रों से इंडिया न्यूज ने यह तस्वीर लाई है। तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आप देखिए बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक के बम गिराने की तकनीक की भी एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज के पास है। इसके बारे में भी हम आगे आपसे बातचीत करेंगे, आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। एयरफोर्स के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने पीओके में 5 टारगेट्स को फिक्स किया था, जिसमें पहले 2 मेन टारगेट थे, जबकि अगले 3 जो टारगेट थे वो सेकेंडरी थे। पहला टारगेट आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त करना था। दूसरा टारगेट आतंकियों को के ट्रेनिंग देने वाले जो उनके आका थे, उनके हैंडलर्स थे, उन पर था। तीसरा टारगेट जैश ए मोहम्मद के रीजनल हेडक्वार्टर्स को बनाया गया था। चौथा टारगेट आतंकी मसूद अजहर का गेस्ट हाउस था। पांचवां और आखिरी टारगेट वो ग्राउंड था जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, क्या कुछ तकनीक रही और कितनी सटीक तरीके से टारगेट पर हमला किया एयरफोर्स के जवानों ने। एयरफोर्स के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की ओर से स्पष्ट निर्देश थे कि हमले के दौरान टेरर कैंप के ज्यादा से ज्यादा आतंकी मारे जाएं। तो वहीं यह भी निर्देश था कि किसी भी धार्मिक स्थल और आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए बिना ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इसीलिए एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड मिसाइल स्पाइस 2000 गिराने का फैसला किया। ये तय इलाके में ज्यादा तबाही मचा दी है। इतना कुछ हो गया, लेकिन इस देश में सबूत मांगने वालों को यकीन नहीं होता। हद तो ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता ही अनाप शनाप बोल रहे हैं। आज ही वीके हरिप्रसाद ने क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं, फिर अपनी बहस की तरफ आते हैं। There is a match fixing between Mr. Narendra Modi and Imran Khan, or else this Pulwama incidents would not have taken place. The people who talk about the security of the nation, they can deduct 2 kgs of beef in Akhlaq's house, they can deduct 2 kgs of beef in Kerala guest house, and they can't detect 350 RDX on the national highway. It's a shame on them. तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि पीओके बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक के बम गिराने की तकनीक जो है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज के पास है। एयरफोर्स के सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडियन एयरफोर्स ने पीओके में 5 टारगेट्स को फिक्स किया था, जिसमें से 2 मेन टारगेट थे और 3 बाकी के टारगेट सेकेंडरी थे। पहला टारगेट आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त करना था। दूसरा टारगेट आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले और उनके हैंडलर्स पर था। तीसरा टारगेट जैश ए मोहम्मद के रीजनल हेडक्वार्टर को बनाया गया था। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या निर्देश प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से क्लियरली दिए गए थे एयरफोर्स को, और कहा गया था कि टेरर कैंप में ज्यादा से ज्यादा आतंकी मारने के निर्देश थे और किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया था। बिल्कुल, और चलिए सीधे हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। इस बहस को हम आगे भी बढ़ाएं। रोहित चहल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता है कांग्रेस के प्रवक्ता। एयर मार्शल एसपीपी सिन्हा है फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ, डिप्टी चीफ, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ है। कर्नल शैलेंद्र सिंह है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आरवीएस मनी फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी, और साथ ही प्रमोद सिंह स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे नेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हैं। और जो कुछ भी ये दस्तावेज हमारे सामने आए हैं, जो हम खुलासा करेंगे, जो सबूत हम आपके सामने रखेंगे, उस पर विस्तार से आशीष भी हमको जानकारी देंगे। हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रोहन गुप्ता आपके पास आऊंगा। वीके हरिप्रसाद का हमने आपको बयान सुनवाया, सबसे पुरानी पार्टी होने का आप दावा करते हैं। शर्म आ रही है आज आपको कि वीके हरिप्रसाद आपकी पार्टी के नेता हैं? देखिए, शर्म तो हम सबको आनी चाहिए कि जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य आपको शर्म आ रही है वीके हरिप्रसाद के बयान पर या नहीं? रोहन गुप्ता सीधा सीधा जवाब दीजिए। जब येदियुरप्पा स्टेटमेंट करते हैं, नहीं, आप इस प्रकार के अपने स्टेटमेंट मत कीजिए। आप डिबेट कर रहे हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट मत दीजिए।
अगर आप मीडिया है तो उस प्रकार के सवाल पूछे जिसका मैं आपको जवाब आपके दूं। नेता ये आप कह रहे हैं केशव कि भारत प्रसाद और मौर्य पे पाकिस्तान सवाल में मैच कीजिए। फिक्सिंग बीके हरिप्रसाद आपके कांग्रेस नेता पार्टी ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी और वो इमरान हमारे- खान में मैच हमारे- फिक्सिंग थी। वो उनका व्यक्तिगत ये शर्मनाक बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का बयान ये नहीं अच्छा है। तरीका है, कोई ये नेता कांग्रेस बयान पार्टी का देकर बयान खड़ा हो नहीं जाए है, कांग्रेस और आप पार्टी कह दें कि ये के साथ कांग्रेस नहीं पार्टी है। का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। बिल्कुल, आप बताइए ये अच्छा केशव तरीका प्रसाद है मौर्य को और पूछा आज आपने? आप ये बात बोलकर नहीं बच केशव सकते प्रसाद मौर्य हैं। कौन है? उसका बयान किसका है? आपने बीजेपी को पूछा? आपने बीजेपी को पूछा? आप नहीं बच सकते। मेरे साथ मत कीजिए ये। आप दोनों को सवाल पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। येदुरप्पा का सवाल पूछा आपने मीडिया में? चले केशव ये प्रसाद बड़ा आसान रहा रोहन एक मिनट मिशा, एक मिनट मिशा। हाँ। रोहन गुप्ता, किससे क्या सवाल पूछना है प्लीज आप तय मत करिए। आप दोनों का आपके सवाल पास मैं पूछिए। आऊंगा, आपके सवाल के साथ मैं रोहित चहल के पास जाऊंगा। आप तय रोहित कर चहल दीजिए, के लिए आप भी तय मेरे कर पास दीजिए। सवाल है, लेकिन आपसे मैं क्या सवाल भाषा पूछूंगा कंट्रोल प्लीज कीजिए आप उस पर कंसंट्रेट करिए और मानिए कि यह बयान शर्मनाक है। देश की जनता सुन रही है आपको। आप भी प्लीज उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप मुझे भी क्या मत बोलिए। कंसंट्रेट आप करना बोलते है? हैं, मैं अपना तब काम कर भी रहा हूं। आपके सामने आप मैं अपना पहले काम से कर रहा पूछिए। हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं प्लीज। बिल्कुल, आप अपनी भाषा का प्रयोग ठीक से कीजिए। कोई भाषा गलत आपको नहीं है, किसी ने लाइसेंस नहीं कोई दिया। भाषा गलत आप इस नहीं प्रकार की है। कमेंट मैं कर रहे दोबारा हैं। दोहराऊंगा, शर्म कोई आपको भाषा आनी गलत नहीं है चाहिए। रोहन गुप्ता। जब केशव प्रसाद रोहन मौर्य गुप्ता का- कोई भाषा केशव कोई प्रसाद भाषा मौर्य का गलत नहीं सवाल है क्यों मेरी। नहीं पूछा? रोहित चहल के और पास वालिया भी का जाऊंगा, सवाल क्यों नहीं तो पूछा इसी आपने? तरीके से जाऊंगा नहीं, आप और कोई भाषा गलत नहीं है कंट्रोल प्लीज। कीजिए। अगर कोई ये ज्यादा कहता है देशभक्त मत चाहे वो बनिए। भारतीय आप जनता अपनी पार्टी का हो, उसमें आप कांग्रेस अपनी पार्टी का अपनी हो क्रॉस या मत फिर कीजिए। किसी पार्टी के नेता हो, अगर वो कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ मैच फिक्सिंग है तो ये बयान शर्मनाक है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आशीष सिंह का रुख बिल्कुल करता आप हूं। उसके साथ नहीं है। ठीक है, मैं यही मैं बोल रहा आशीष हूं। सिंह का रुख मैं करता यही हूं। बोल रहा हूं। आशीष सिंह का रुख करता हूं। आशीष, ये बड़े दस्तावेज हमने दिखाए हैं, जो दस्तावेज सामने आए हैं। लगातार इस देश में सियासत चल रही है कि सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। सैटेलाइट से ली गई हाई रिजोल्यूशन ये तस्वीरें हैं जो इस बात को साबित करती हैं किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई, उसका इंपैक्ट कितना रहा। मैं चाहूंगा आप इसको डिटेल में बताएं। देखिए, अब पहली बात तो ये जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है इलेक्शन से एक महीने पहले, तो ये कोई भी आप सबूत ला दीजिए, ये कभी सेटिस्फेक्शन होगा नहीं। हमने इसका एक रीजन देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक जो आर्मी ने की थी 2016 में, तब भी देखा था। आज तक वो संतुष्टि मिली नहीं है। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए, नागरिकों के लिए जो जानना चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स के थ्रू कि क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है, कैसे हुआ है, हमारे जो दस्तावेज है वो क्लियरली ये दर्शाते हैं। एक तो जेनरिक एरिया का पिक्चर है, बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसमें आपको फिजिकल डैमेज सैटेलाइट इमेज से नहीं दिखाई देगा अगर आपके पास मिलिट्री सैटेलाइट्स नहीं है तो। वो इसलिए क्योंकि जो स्पाइस 2000 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, बम का इस्तेमाल, वो केवल 60 से 65 सेंटीमीटर के होल करके ही छत से स्ट्राइक में जाता है और अंदर जाके वो ब्लास्ट करता है। अब लोगों में एक आम नागरिक होने के नाते हमें एक बम का, एक्सप्लोजन का, एयर स्ट्राइक का ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि सब कुछ निश्चो नाबूद हो जाए, ध्वस्त हो जाए। ऐसा है नहीं। देखिए, जिस तरह से आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा या फिर बाकी और किसी डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, जो यूएस नाटो फोर्सेस जिस तरह से एयर स्ट्राइक करती हैं कि बगल वाले स्ट्रक्चर में, बगल वाले घर पर कोई खास खरोच ना आए, कोई खास कैजुअलिटी ना हो, सिविलियन ना मारे जाएं, आशीष, मैं जहां पर उनका टारगेट है। आशीष, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा इस बातचीत के साथ कि हम दर्शकों को यह भी बता दें कि जो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और जो सबूतों का जखीरा हम लेकर आए हैं, जो शायद सबूत मांगने वालों के मुंह बंद कर देगा, ये रिपोर्ट आशीष की ही है। आशीष कुछ तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों के लिए इन तस्वीरों के आधार पर अगर आप समझा सकें तो शायद समझने में ज्यादा बेहतर होगी। जी, हमारे पास 3 से 4 अलग अलग सेट की तस्वीरें हैं। जो पहली तस्वीरें हैं वो है जिस तरह से जनरल एरिया में जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है वो जनरल सैटेलाइट से ली गई पिक्चर है और वो मिलिट्री सैटेलाइट की नहीं है। तो आपको एक्यूरेसी, जैसे कि ये तस्वीर है, इसमें आपको दोनों कंपैरिजन दिख रहा है बिफोर आफ्टर में कि काफी कुछ बदला है जमीन पर, काफी कुछ कवर अप करने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरा सेट है, वो ये आपको दर्शाता है कि स्पाइस जो 2000 मिसाइल बम यूज किया गया है वो बेसिकली केवल पेनिट्रेट करके जाके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर काफी कुछ इंपैक्ट करता है, स्ट्रक्चर नहीं गिराता है। और अगर इस तरह से हम पूछेंगे, ऑपोजिशन हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या फिर वेस्टर्न कुछ मीडिया का सेक्शन हो कि प्रूफ चाहिए, धमाका हो गया, सब तबाह हो गया, वो उनका इंडियन एयरफोर्स का इंटेंशन ही नहीं था। वो इसलिए ये बात अभी तक सामने आई नहीं है। हम पहली बार बता रहे हैं। 5 टारगेट किए गए थे एयरफोर्स द्वारा, जिसमें से 2 टारगेट ऐसे थे। पहला, जो ट्रेनर्स थे जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट आतंकियों के, जो उनको ट्रेनिंग देते थे, उनका अकोमोडेशन, और मसूद अजहर का गेस्ट हाउस, वो दोनों मदरसे और मस्जिद के ठीक सटे हुए थे। एयरफोर्स बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि कोई भी धार्मिक स्थल
किसी भी तरह से लाइन ऑफ फायर में अटैक के बीच में आए, उस पर कोई भी दीवार गिरे या फिर वो स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाए, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान के लिए फेवर में हो जाता और वो भारत के खिलाफ जाता। इसीलिए इस तरह के स्पेसिफिक वेपन का इस्तेमाल किया गया और हमारे सूत्रों ने भारतीय सरकार में और भारतीय वायुसेना के हेडक्वार्टर में टॉप मोस्ट सोर्सेस ने यह कहा है कि स्पाइस 2000 एक वेपन ऑफ चॉइस था। ये हमने चूज किया था कि वो वेपन जाएगा, छत में से 60-65 सेंटीमीटर का विड्थ क्रिएट करेगा, अंदर जाके एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं गिराएगा। दो वजहों से, पहला, कोई अगल बगल में सिविलियन की जान न जाए, केवल आतंकवादियों की जाए। दूसरा, कि जिस तरह से 2 में 5 में से 2 टारगेट मस्जिद और मदरसे के नजदीक थे, किसी भी तरह का धार्मिक एंगल इसमें न लगे, धार्मिक स्थल पे कोई अटैक न हो। आशीष, एक बात समझाइएगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए किया गया था, तो इससे जब वो स्पाइस अंदर मिसाइल चला जाता है, आम दर्शकों को समझाने के लिए, तो वो किस तरह से अंदर जाके इंपैक्ट करता है, ये अगर आप बता सके तो। बिल्कुल, आई मीन इस पे डिटेल में मार्शल सिन्हा भी बताएंगे, क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन दिस। बट जो जिस तरह से अगर हम पिक्चर्स हम देखें, जो कि ये रियल पिक्चर्स हैं, इसमें से कोई भी पिक्चर एनिमेशन ग्राफिक्स नहीं है, ये रियल पिक्चर्स हैं जो आपको समझाती है कि स्पाइस 2000 मिसाइल किस तरह से अंदर जाएगा और वो फ्रैगमेंट्स नहीं रिलीज करता है, जिस वजह से स्ट्रक्चर न गिरे। जिस तरह से ये टेरर कैंप था, यहां पर लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां थी, तो वो जब जैसे एक्सप्लोड होगा तो वो टूट के बाहर आ जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं गिरेगा। इसी तरह से स्पाइस 2000 का स्पेसिफिक रीजन बस यही था कि गवर्नमेंट की तरफ से 2 इंस्ट्रक्शन थे कि आप जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा वहां पे आतंकवादियों को मार गिराइए, जैश ए मोहम्मद के, सोए वो ऊपर पहुंच जाए, और इसीलिए 3-3:30 बजे टारगेट किया गया था। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मदरसे पे कोई आंच ना आए, और जिस तरह से आपने बम का पूछा मिशा, कि ये स्पेसिफिकली 21 जनवरी 2018 को, हम और पिक्चर दिखाएंगे, उसमें से एक पिक्चर ये भी है कि 21 जनवरी 2014 को एग्जैक्टली इंडियन एयरफोर्स ने इस वेपन का ट्रायल किया था पोखरण रेंज में, और उसकी भी अभी हम आपको सैटेलाइट पिक्चर दिखाएंगे कि 4 स्ट्रक्चर हैं। आप एक सिविलियन होने के नाते, जब तक आप एक्सपर्ट मिलिट्री इंटरप्रिटेशन सैटेलाइट इमेज के इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, आप बता नहीं सकते सैटेलाइट इमेज से कि ये स्ट्रक्चर में लगा या नहीं लगा है। लेकिन उस स्ट्रक्चर में घुसता है, जब आप उसको रेजोल्यूशन हाई करते हैं, आपको छोटा सा बिंदु दिखाई देगा, बिना स्ट्रक्चर के गिरे हुए वो पूरी तरह से टारगेट निस्तो नाबूद हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं गिराता। जिसके 2 रीजन मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर न गिनने के क्यों थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित चहल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रोहन गुप्ता, इस बात के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि आप बात सुनते भी रहिएगा बड़े ध्यान से, और अगर आपके पास टेलीविजन हो तो देखते भी रहिएगा, मेरी आपसे अपील है, क्योंकि फिर मैं आऊंगा, क्योंकि सबूत आप लोगों की ओर से मांगे जा रहे थे। मैं लेकिन आगे बढ़ता हूं। फॉर्मर डिप्टी एयर फोर्स चीफ हमारे साथ हैं, एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा। सर, मैं चाहूंगा जो आशीष ने जो बातें बताई उस पर आप कमेंट करिए, और साथ ही जिस स्पाइस 2000 मिसाइल की जो बातचीत हो रही है, कितना एक्यूरेट है, और जिस तरीके से टारगेट फिक्स किया गया था, कितना उसने तबाही मचाई होगी। स्पाइस 2000 का विवरण करने के लिए मैं 4 शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। पहला स्मार्ट, दूसरा प्रिसिशन, तीसरा पेनिट्रेशन, और चौथा स्टैंड ऑफ। इन चारों कैपेबिलिटीज के बारे में बताता हूं। स्मार्ट वेपन इसलिए है कि जब इस बॉम्ब को गिराया जाता है, उसके बाद ये बॉम्ब ऑटोनोमसली टारगेट की तरफ जाता है, और जहाज इसको गिराने के बाद मुड़ के चला आता है। ये ऑटोनोमस इसलिए होता है, इसमें टारगेट की कोऑर्डिनेट डाली जाती हैं, और ये जीपीएस का इस्तेमाल करके जाता है, और इसकी जीपीएस की कैपेबिलिटी ऐसी है जिसको जैम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब ये मिड कोर्स गाइडेंस के बाद जब टारगेट के पास पहुंचता है, तो इसमें पहले से ही टारगेट की बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की सैटेलाइट इमेजरी फीड की हुई होती है, और ये शुरू में एरिया की बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की सैटेलाइट इमेजरी फीड की हुई होती है, और ये शुरू में एरिया डिजिटल एरिया कोरिलेशन करता है, अपने सेंसर से जो पिक्चर लेता है और जो उसके स्टोर में सैटेलाइट पिक्चर है उससे कोरिलेट करता है, और उसके बाद जब और पास जाता है तो पिक्चर कोरिलेशन करता है। तो इसकी गारंटीड एक्यूरेसी 3 मीटर से भी कम है किसी भी कंडीशन में, चाहे दिन हो, रात हो या खराब वेदर हो। लेकिन इसकी जो एक्चुअल एक्यूरेसी है वो इसमें जो आप पिक्चर डालते हैं उसके रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। तो हमने जो पिक्चर डाली थी इसमें 60 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन की थी, यानी एक पिक्सल 60 इंटू 60 सेंटीमीटर का था, और ये आधे पिक्सल का एक्यूरेसी रखता है। तो आप समझ लीजिए कि इसकी क्या एक्यूरेसी थी। ये स्मार्ट वेपन था और ये इसका प्रिसिशन था। और पेनिट्रेशन का जहां तक सवाल है, ये बॉम्ब बनाया ही गया है पेनिट्रेशन के लिए, इसलिए
कि जो भी आप देखिएगा, जो मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब बंकर्स और जहाज रखे जाते हैं, ये हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर के अंदर ऐसे होते हैं। तो इसमें वेपन को घुसाना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो कैपेबिलिटी है, ये 3 मीटर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट 5000 पीएसआई की स्ट्रेंथ की कंक्रीट में घुस सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटी है। और स्टैंड ऑफ इसलिए है कि इसको 60 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से मारा जाता है, जिसके कारण कि जो जहाज ये वेपन गिराता है, ये जो टारगेट है उसके पास के एयर डिफेंस वेपन्स के दायरे के बाहर रहे। और ये अंदर घुसने के बाद इसमें टाइम डिले होता है, और अंदर घुसने के बाद ही ये एक्सप्लोड करता है। और इसमें सिर्फ ब्लास्ट और आग लगती है, जिससे हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण इसके आसपास जो भी है उस कमरे के अंदर, क्योंकि हमेशा बंद कमरे के अंदर मारा जाता है, ये खुले में नहीं मारा जाता। आशीष, आप कुछ बोल रहे थे? जी, एम आशीष सिन्हा, तो क्या जो एक आम नागरिकों को या फिर जो मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं है, उनका ये एक्सपेक्टेशन रखना कि एक बम गिरा दिया है तो वहां पे पूरा निस्तो नाबूद हो जाए, ध्वस्त हो जाए, ये एक्सपेक्टेशन गलत होगा। सर, इसी में मैं एक सवाल ऐड करना चाह रही हूं कि वही कि डेब्री क्या होगी इस तरह के मिसाइल के बाद, और क्या इम्पैक्ट होता है इस तरह के मिसाइल का ह्यूमन बॉडी पे? ये जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है, ये पिक्चर देख के होता है, बिकॉज अधिकांश लोग लड़ाई लड़े नहीं है, और जो भी हवाई हमले के टारगेट्स होते हैं वो हमेशा दुश्मन के इलाके में बहुत दूरी पे होते हैं, जो आदमी को नॉर्मली दिखता नहीं है, उसको कभी कहीं से पिक्चर ही दिखाई जाती हैं। तो लोगों का ये मानना है कि जब तक घर नहीं गिरेगा तब तक हानि नहीं हुई। लेकिन अब देखिए, जब भूकंप आता है तो भी घर गिरते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि अधिकांश लोग बच जाते हैं। ठीक है। घर गिरना मारने के लिए नहीं होता, अगर आपको मारना है बिना घर गिराए मार सकते हैं आप। सर, मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी से हमारे साथ तो रोहित चहल है। रोहित जी, लगातार सबूतों की बातचीत हो रही थी, पेड़ गिरे, आतंकी मरे, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें इस बात को साबित करती हैं कितना एक्यूरेट, कितना सटीक यह ऑपरेशन था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स को जो मिशन दिया गया था, बिल्कुल 100% उस मिशन को पूरा करके हमारी एयरफोर्स आई है। और जो हमारा शौर्य और पराक्रम है एयरफोर्स और आर्मी का, और लगातार उस पर सवाल उठाने का काम विपक्ष हो, जो पाकिस्तान बात कर रहा था, भाषा बोल रहा था, वही भाषा कांग्रेस और सारी अन्य पार्टियां बोलने में लगी थी। इनको अपनी सेना पे भरोसा नहीं है, अपनी एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। जो ये कह रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिल्कुल जो हमें कहा गया था, जो मिशन दिया गया था, उसको पूरा करके आए। और जिस तरीके से आप देखेंगे, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था कि वहां पर 280 के करीब मोबाइल फोन्स थे जो उस समय एक्टिव थे, उसके बाद वो बंद हो गए। तो हर तरीके के किस तरीके सबूत, कब तक के सबूत मांगते रहेंगे? कभी ये एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। तो ये कब तक के, देखिए, देश की जो सुरक्षा है, कम से कम उसके ऊपर तो सवाल ना उठाएं, सेना के ऊपर तो सवाल ना उठाएं। चलिए रोहित जी, मैं आपके पास आता हूं। रोहित जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं रोहन गुप्ता के पास भी रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का हम रुक करें। विंग कमांडर अभिनंदन ने डीब्रीफिंग टीम से कहा है कि पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने उनसे F-16 के बारे में बातचीत की थी। पाकिस्तानी अफसर ने पूछा था कैसे मार गिराया था F-16 विमान। MiG-21 से पीछा कर रहे थे, F-16 को गिराया था अभिनंदन ने। और उसके बाद जब इनका MiG-21 क्रैश हुआ था तो LOC के उस पार गिर गए थे, POK के इलाके में गिरे थे, और वहां से पाकिस्तानी सेना ने इन्हें अपने कब्जे में लिया था। और जब इनसे पूछताछ हो रही थी तो इनसे पूछा था पाकिस्तानी सेना के अफसर ने कि आखिरकार कैसे मार गिराया F-16 विमान। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी वर्ल्ड मीडिया के सामने चाहे वो कितना भी डिनाई करे कि हमारा F-16 गिरा है, लेकिन ये F-16 को लेकर चिंता में जरूर था पाकिस्तान, और सवाल जवाब भी किए थे। आशीष जी, ये तो तय बात है कि पाकिस्तानी सेना के अफसर तो ये सोच रहे होंगे कि MiG-21 किस रेंज का विमान है और F-16 जैसे उन्नत विमान को मार गिराया, तो ये सवाल तो बनता ही था वैसे। बिल्कुल। और अभी जस्ट शो शुरू होने से पहले मेरे ये टॉप जो सोर्सेज हैं जो डीब्रीफिंग ले रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन की, उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया है कि अभिनंदन ने हमारी डीब्रीफिंग टीम को, इंडियन एयरफोर्स की, ये बताया कि जब वो वहां पर कस्टडी में थे पाकिस्तानी आर्मी के 48 घंटे में, उसमें एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के 1 या 2 अफसर आए थे और उन्होंने वो लगातार उनसे ये पूछते रहे कि F-16 आपने कैसे मारा, आपने कैसे मार गिराया, आपने क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल किया, कौन सी मिसाइल थी, कैसे, किस तरह से, ये वो जानने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस बात से शॉक्ड है कि MiG-21 बाइसन, जो कि ऑलमोस्ट फेज्ड आउट स्टेज पर है इंडियन एयरफोर्स में, केवल 3-4 स्क्वाड्रन बचे, वो भी 22 तक पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे, उसने F-16 को मार गिराया।
अब ये जिस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये एक इनडायरेक्ट कॉन्फर्मेशन है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता है कि उनका F-16 मार गिराया विंग कमांडर अभिनंदन ने। बिल्कुल, चलिए आशीष, और निश्चित तौर पर यह बात तो यह साबित करती है कि भारतीय जो सैनिक हैं वो कितने जाबाज हैं और कितनी वीरता के साथ जंग मैदान में जाते हैं। यहां पर वक्त ब्रेक का, जब वापस आएंगे तो रोहन गुप्ता का रुख करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि जो सबूत हमने दिखाए संतुष्ट हुए क्या। इससे पहले हमने सारे सबूत दिखाए, सबूतों से संतुष्ट हुए आप या फिर अभी भी आप कहेंगे पेड़ गिरे आतंकी नहीं मरे? ये संतुष्ट तो बीजेपी को, हमको नहीं, संतुष्ट देश की जनता को करना है। अरे साहब, पहले आप संतुष्ट हो जाइए ना, देश की जनता तो फिर भी संतुष्ट होती रहेगी। कि हमको तो हमारे परिवार के सदस्य की, आप बीच में मत बोलिए, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, आप मुझे। अब आप पहली ऐसी लाइन बोल देंगे तो बीच में बोलना मजबूरी हो जाती है ना, आप अपनी बात पूरी करिए। आप सवाल पूछिए प्लीज। आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप जज हैं क्या? आप अगर एंकर हैं तो आप बोलने दीजिए। वही किस प्रकार की आप एंकरिंग बोलिए ना, जवाब दीजिए। प्लीज आप बोलने दीजिए, इस प्रकार से डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में। नहीं, आप मैं दे रहा हूं ना जवाब, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? दीजिए ना फिर, ये कोई तरीका नहीं है। आप संतुष्ट उनको करना है, उनके नेताओं को जो बोल रहे हैं 250 आदमी मरे, 300 आदमी मरे, 500 आदमी मरे, हमको संतुष्ट मत कीजिए। और ये सवाल कहां से उठे? ये सवाल तब उठे जब इन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति शुरू की। हम देश की सेना के साथ में हैं, हमने कभी भी सवाल नहीं उठाया, पर जब भाजपा ने उस पर राजनीति चालू कर दी, चेस्ट थंपिंग चालू कर दिया कि हमने इतने लोग मारे, तो सवाल तो उठेंगे। और देश की जनता, मीडिया सब सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब आप इतना आंकड़ा लेके कहां से आए? आज सवाल ये सेना पे नहीं है, सवाल भारतीय जनता की राजनीति पर है कि आप कभी तो शर्म कीजिए। आपके राज्य में इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, इतने लोग मर गए, 300 किलो आईडीएक्स आ गया, और आप बेशर्मी से देश के सामने वंदे मातरम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि अभी भी आप लाशों की राजनीति कर रहे हैं। 150 लोग मरे, 250 लोग मरे। आप पूछिए अहलूवालिया जी को सवाल, तब उनको आप सवाल नहीं पूछ सकते। केशव प्रसाद, अब आपसे एक और सवाल पूछ लो, आपकी इजाजत हो तो। हम भी जवाब देंगे। आपकी इजाजत हो तो एक सवाल और पूछ लूं आपसे। जी प्लीज। आपने संख्या को लेकर सवाल पूछा, सुनिए, आप सुन लीजिए ना, फिर आप इंटरप्ट करें तो ठीक, मैं इंटरप्ट करूं तो मैं बुरा हो जाता हूं। सुनिए, सुन रहा हूं मैं। सुनिए। नहीं, मैं इजाजत दे रहा हूं आपको। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी इजाजत के लिए, मैं बहुत एहसानमंद रहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के एक नेता हैं। अरे रोहित चहल जी, फिर आप बीच में मत आइए, मैं आपके पास आऊंगा। संख्या को लेकर आपने सबसे पहले बवाल खड़ा किया था। पुलवामा हमला था, वो रोहित चहल था। प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। संख्या को लेकर अगर आप नहीं आए होते पहले तो ये बवाल नहीं उठा होता। चाहते हैं कि जो रोहित चहल, अभी मैं रोहन गुप्ता से सवाल पूछ रहा हूँ, हर जगह आप लोगों को बीच में पढ़ने की आदत है। अमित शाह बीच में 250 का आंकड़ा लेकर आ जाते हैं, आपके साथ कुछ और कह देते हैं। पूरा बवाल वहीं से शुरू हुआ। सोचना चाहिए था, सरकार में आप लोग हैं, गंभीरता आप लोगों को पहले बरतनी चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। सियासत करने का मौका देते हैं आप लोग, मानिए इस बात को। मैं आपके पास आता हूं रोहन गुप्ता, आप आंकड़े पर सवाल उठाते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप पूछते हैं 200 मरे, 300 मरे, 400 मरे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जिस तरीके से सियासत हुई इसका जवाब मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं। लेकिन जब आपकी पार्टी की ओर से यह कहा जाता है आतंकियों को मारना था, पेड़ों को नहीं गिराना था, नवजोत सिंह सिद्धू जब एक ट्वीट करते हैं तब यह सवाल उठता है कि वहां क्या सेना पेड़ों को गिराकर आ रही है, या फिर आप चाहते हैं कि एयर स्ट्राइक करे एयरफोर्स, वायुसेना के जवान, और वहां पर उतरे और आतंकियों की लाशें भी गिने। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। मैंने मेरी डिबेट की शुरुआत की, मैंने क्या बोला, ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप इसको कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट मानते हैं तो येदियुरप्पा को भाजपा का स्टेटमेंट मानिए, केशव प्रसाद मौर्य के बयान को भाजपा का स्टेटमेंट मानिए, अहलूवालिया को आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट को सरकार का स्टेटमेंट मानिए। सुनिए, मैं आपको मेरा जवाब कंप्लीट होने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मेरा जवाब खत्म होने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिए। ये बड़ा मैं आपको जो जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, व्यक्तिगत बयान है, मेरा जवाब आप आलोचना करिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कहा वो गलत कहा, आप आलोचना करिए उनकी। हम इनके सिद्धू जी क्या है, गले लगते हैं, मैं बोल रहा हूँ सवाल उठा रहे हैं। रोहित चहल, मैं आता हूँ, मैच फिक्स था, पुलवामा जो हमला था, इससे ज्यादा रोहित चहल प्लीज 2 मिनट दीजिए, इसी में पूरा समय खत्म हो जाएगा। प्लीज रोहित चहल, प्लीज डिबेट है,
आपके पास प्लीज। कोई जवाब नहीं है। रोहित चहल, रोहित जी, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आप सेना से सबूत मांग रहे हैं, आप एयरफोर्स से सबूत मांग रहे हैं। आपने क्या किया? रोहन गुप्ता, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। रोहन गुप्ता, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। प्लीज आप थोड़ा सा शांत रहिए मेरे कहने से। रोहन गुप्ता, आप थोड़ा सा शांत रहिए मेरे कहने से। रोहन गुप्ता रैली प्लीज। में बंद कीजिए अपने नाटक। रोहन गुप्ता प्लीज 2 मिनट मुझे समय दीजिए। रोहित चहल, सबसे पहले संख्या को लेकर कौन आया सामने कि हमने 200 मारे, 300 मारे, 400 मारे, किस आधार पर आए? रोहन जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सच है, कड़वा लगेगा। रोहित चहल बताइए। आपको याद होगा, रोहित चहल सवाल आपसे कर रहा हूं। रोहित चहल सवाल आपसे कर रहा हूं। ये आपने तय किया कि जवाब नहीं देना है। जवाब दीजिए सवाल का। दीक्षित क्या कहते हैं? कहां से आया? रोहन गुप्ता प्लीज आप शांत रहेंगे। रोहन गुप्ता आप शांत रहेंगे। वो सड़क छाप। रोहन गुप्ता आप शांत रहेंगे। अध्यक्ष के बारे में संदीप दीक्षित कहते हैं। रोहन गुप्ता आप शांत रहेंगे प्लीज। झूठा बताते वरना मैं दूसरे मेहमानों का रुख कर जाऊंगा। आप लोग लड़ते रहिए फिर। तुमको आप लोग लड़ते रहिए फिर। राजनीति बंद कर दो। रोहन गुप्ता की छाती अपने घर पे रखिए आप। रोहन गुप्ता प्लीज आप शांत रहेंगे। सर मेरी रोहित चहल, सबसे पहले संख्या लेकर कौन आया सामने? देखिए, रोहन गुप्ता जी को सच कड़वा लग गया, मिर्चे लग गई। रोहित चहल सवाल आज से कर रहा हूं, आप रोहन गुप्ता पर जा रहे हैं प्लीज। नहीं, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी है, अब मैं बोलूं? ऑफिस में ज्यादा ठीक दिक्कत है, कर रहा है। चलिए चलिए आप लोग लड़िए। आप लोग नहीं ठीक है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं आपको इस बहस में लाता हूं। ये तो लोग लड़ते रहेंगे, संख्या को लेकर ये सामने आ जाते हैं, ये साहब कह देते हैं मैच फिक्सिंग है। देश की बात कोई नहीं कर रहा। नहीं, देखिए हुआ पता है क्या है, पाकिस्तान का यही सिर्फ एक एम था और उसमें वो सक्सेसफुल हो रहा है। उसका प्रोपेगेंडा क्या था कि इस स्ट्राइक में एक नया मुद्दा जोड़ दो, प्रूफ का। हुआ क्या है कि पाकिस्तान को बेनिफिट चाहिए था अपनी खुद की जनता को दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान में बहुत कंफ्यूजन है इस बात पर। उसे डिप्लोमेटिक लेवल पर भी लोगों को दिखाना है कि देखिए मैं क्या करूं, यहां तो इंडिया में ही ये लोग कन्विंस नहीं है कि क्या आपको लग रहा है कि नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह को अभी कान खोलकर। हुआ कहां से है। उसके बाद उस प्रोपोगंडा को उन्होंने अंजाम देने के लिए कुछ एक ऐसे कमजोर लीडर ले लिए जो इसको लेकर बैठ गए। उन कमजोर लीडर्स ने क्या किया, अब पूरे देश में अगर आप देखें मुद्दा हटकर हो गया प्रूफ पर। पिछले 3 दिन से हम प्रूफ पर बात कर रहे हैं। एक एयर मार्शल साहब का समय बर्बाद कर रहे हैं हम कि वो हमें ये एक्सप्लेन करें कि वो जो बॉम्ब था वो कितने मिलीमीटर लंबा था, चौड़ा था, पतला था, मोटा था, क्या था और क्या नहीं था। और कितनी मॉडर्न है हमारी सेना। अच्छा, कितनी मॉडर्न है हमारी सेना। मेरे को वो भी, अब उस कंफ्यूजन से क्या हुआ है कि हमने एक सरकार के ऊपर सवाल लगा दिया। वो जो सवाल सरकार पर लगा दिया उससे घाटा गया हुआ कि लोगों को अब 1% ये दिखने लगा कि यार स्ट्राइक भी हुई थी या नहीं। ठीक है, ये आप लोगों की वजह से हो रहा है। ठीक है। जैसे आपने बोला कि जज हैं या नहीं, मैं भी जानना चाहता हूं। इसका जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट, एकदम जवाब हमने बहुत सुन लिए। अब आप पब्लिक की तरफ से मेरे को एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये मत करिए, क्योंकि अगर कोई जज नहीं होता तो ये जो हरि प्रसाद साहब हैं, ये भाई इनके क्या क्रेडेंशियल हैं, ये कहां के जज हैं, इनके पास कौन सी ऐसी हॉटलाइन लगी हुई है जयेश की, अहलूवालिया पता चल जाता है। हरिप्रसाद जी को भी पूछिए, येदुरप्पा जी को भी पूछिए, अमित शाह को भी आप पूछिए। जवाब मत दीजिएगा, लेकिन ये सबसे सवाल पूछ ले, मैं सबसे सवाल पूछ लूं, बस कोई पार्टी जवाब नहीं देगी। क्रेडिट लेने जाए। रोहन मेरी बात सुनिए, मेरी बात किसने सुनिए। बोला 250 आदमी? आप अपने किसने बोला? अपने गिरेबान में झांके। नहीं, आप मुझे और बताइए, अपनी पार्टी मैं को आप कंट्रोल नम्रता से आपसे करें। सवाल अपने आप पूछ सब रहा कुछ हूं। ठीक होगा। ये आंकड़ा कहां से आया? पूरे देश आंकड़ा को कहां से गुमराह आया? कर रहे हैं आप लोग। आप दोनों पार्टी आप को अपनी बोलिए। फौज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, एक मिनट, आप अपनी सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क ठीक है, लगा रहे कर्नल हैं। शैलेंद्र सिंह, आप मैं प्रमोद सिंह को लेकर आता हूं डिबेट में। प्लीज रोहन गुप्ता, जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था तो आप जवाब नहीं दे रहे थे। आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपस में लड़ने में लगे थे। अब दूसरे मेहमान जो सेना से जुड़े हुए हैं उनको भी आप सुनने के लिए नहीं तैयार है। मैंने बिल्कुल जवाब दिया आपको। ठीक है, सर, ठीक हमने है, तो प्लीज क्वेश्चन ही नहीं हाथ पूछा जोड़कर आपसे। रिक्वेस्ट कर रहा था कि साहब 2 मिनट शांत हो जाइए। नहीं शांत हुए आप। प्रमोद सिंह, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को देख लें, वहां के पेपर्स को देख लें। हमारी देश की जनता का, यहाँ की पार्टियों का मजाक उड़ाया जा रहा है वहां पर। वायुसेना के अध्यक्ष को झूठा बोलते हैं लोग। आप YouTube पे जाइए, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के वीडियोस भरे हुए हैं। वहां के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि वहां पे भारत में 21 पॉलिटिकल पार्टीज ने मोदी के खिलाफ बयान दिया है, एयरफोर्स की स्ट्राइक के खिलाफ बयान दिया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
हमारे लिए अच्छी बात है। पाकिस्तान टीवी बोल रहा है। हाँ, ये पाकिस्तान टीवी बोल रहा है। रोहन गुप्ता हो चाहे रोहित चौहान, कोई भी देखे जाके, रोज डेली का डेली उनका यही काम चल रहा है। वो खाली हमारे बयान को लेके हमारे खिलाफ इन्फॉर्मेशन वॉर हो रही है। जबकि रोहन गुप्ता जी, आपको इस बात पे रोहित रुकिया, क्यों आंकड़ा दे रहे हैं ना रोहन जी, आपको इस बात पे इतराज है ना कि अमित शाह जी ने 250 में संख्या दी। आपको इस बात पे खुशी नहीं है कि हमारी एयरफोर्स ने पहली बार पीओके के बियॉन्ड जाके स्ट्राइक की और जैसे पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको इस बात पे खुश है कि नहीं? आपको अपनी एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी रोहित जी, जाने कब आप पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गलतियों को भी ऑन करेंगे? रोहन गुप्ता आप जी, कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए आप सबके सामने छाती ठोक के बात करते हैं। लेकिन एक सेकंड, लेकिन जब कोई गलती होती है या गलत बयानी करता है तो उसकी ओनरशिप लेने का भी मादा रखिए। इतनी सी बात है, जिस दिन आप ये करेंगे देश आपको उतने ही सराखों पे बिठाएगा। आपस में जब भी आप आते हैं लड़ने और इसी बात पे उतारू हो जाते हैं कि तू गलत है, मैं गलत नहीं हूं। ये उंगलियां उठाना बंद कीजिए, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लीजिए। रोहित जी, शुरुआत बीजेपी से हुई थी कि नंबर पे काउंट आपने ही मारा था, स्कोर करना चाहा था। जॉब इंडियन एयरफोर्स ने अंजाम दी, क्रेडिट लेने की होड़ में सब लग गए थे। ये बात आपको माननी होगी। मैं जवाब दे दूं इसका? जी, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, हमने कोई होल्ड लेने की नहीं करी थी, लेकिन जब हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठाया गया, जब सबूत मांगे गए कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, तो देश को बताना जरूरी था। और नहीं, किसी को अपने देश के फोर्सेस पे शक नहीं है। ये जबरदस्ती की बात है, किसी को शक नहीं है अपने देश की आर्मी पे, फोर्सेस पे। आप आंकड़े, आपके विचित्र आंकड़े सामने आ रहे थे, उससे सवाल पैदा हुए। कोई कहता है 300 आतंकी, कोई कह रहा है 250 आतंकी। आपने खुद अपनी तरफ उंगलियां उठाई हैं। आगे कर रहे हैं, एयरफोर्स के चीफ आगे कर रहे हैं, ये उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। रोहित चल, मैं आपको बताता हूँ। अभी प्रमोद जी, एक मेहमान का भी हमने रुकने किया, बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। यहाँ पे आरवीएस मणि साहब हैं, आरवीएस मणि साहब हैं, आरवीएस मणि साहब हैं हमारे साथ। आरवीएस मणि साहब हैं, आरवीएस मणि साहब हैं। एक सवाल, उसके बाद एक बड़ी खबर है, उसका भी हम रुक कर लेंगे। आरवीएस मणि साहब, संक्षिप्त जवाब, क्या ऐसे हम आतंक और पाकिस्तान से लड़ेंगे क्या? कि ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर पीछे भी हुए हैं। इंटेलिजेंस फेलियर था या स्ट्रैटेजिकली कन्वर्ट करने का प्रियम्पशन का इश्यू था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां तक रोहन गुप्ता जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इधर उधर डाइग्रेस कर रहे हैं, मैं उनको साफ साफ बता दूं, मैंने अपने किताब में ये एस्टैब्लिश किया है, डीके हरिप्रसाद के स्टेटमेंट के संदर्भ में बोल रहा हूं। ठीक है, 26/11 में काफी ऐसे तत्व थे जो आसिफ जरदारी और कांग्रेस पार्टी का फिक्सड मैच था। आज तक किसी ने उस फैक्ट्स को चैलेंज नहीं किया। पार्लियामेंट्री डिबेट से मैंने क्वेश्चन उठा के लगाए हैं। ये मैं रोहन गुप्ता जी के लिए स्पेसिफिक सवाल है। ठीक है, ठीक है। सेड दैट, ये सब कहने के बाद आरवीएस मणि साहब, मैं रोहन जी से जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से देश आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है, पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, इस बीच जम्मू में आज एक आतंकी हमला हो गया। आज जम्मू बस स्टैंड पर धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 30 लोग घायल हैं। ब्लास्ट वाली जगह से हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए थे, अजय जांडाल, उनकी एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुबह लगभग 11 बजे का समय था जब यासिर हजाम यहां पहुंचा है। ये आतंकी पहले से ही मन बना के पहुंचा था। सुरक्षा बलों के पास जानकारी थी, यही जो गली है, ये बस अड्डे की वो गली है जो जहां पर बसेस पार्किंग होती है, वहां से ठीक जो पुराने शहर का रास्ता है उस तरफ निकलती है, मेन एंट्रेंस वहीं से है, वहां से वो आता है और इस गली में से निकलता हुआ, क्योंकि आसपास दुकानें थी, भीड़ थी, और वो क्योंकि उसके हाथ में ग्रेनेड था, तो वो आगे पीछे कुछ भी बिना देखे रुके यहां से चलता गया और यहां पहुंचा। लगभग 11:15 बजे का समय था जब वो यहां पहुंचा, और यहां पर पहुंचकर यासिर ने आगे पीछे भीड़ देखी, सामने एक बस खड़ी थी और यहां पर आकर उसने ये ग्रेनेड दागा, जिसमें धमाका हुआ। जब धमाका हुआ उसके बाद यहां पर चीखो पुकार मच गई, लोग काफी डर गए, और जब तक कुछ संभल पाता तब तक ये हादसा हो चुका था। और ठीक इस दुकान के बाहर जो दुकानदार थे, बस के में सवार होने वाले लोग थे, जो खरीदार थे, वो सब जख्मी हो चुके थे, और 33 लोग इस हमले में जख्मी हुए, और 33 लोगों की जो जख्मी हुए थे वो कहीं ना कहीं अभी भी उनका उपचार जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 4 से 5 अभी भी
गंभीर अवस्था में है, वहां पे उनका उपचार चल रहा है। मगर एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस आतंकी को पकड़ लिया है। आपको ये भी बता दूं कि इसकी जानकारी जो है सुरक्षा बलों के पास पहले थी कि ये इस नाम का व्यक्ति, इसकी फोटोग्राफ ये उनके पास थी कि ये यहाँ किसी हमले की फिराक में है, और माना ये जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है जो यहाँ पर जो है किसी हमले की फिराक में था, और इसने इस हमले को यहां पर अंजाम दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं, जबकि कुल 33 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। अब पुलिस इससे जांच कर रही है कि आखिरकार ये कहां था इतने दिनों से, कब से यहां जम्मू में रुका हुआ था, और इसके साथ कौन लोग जुड़े हैं, इसको ग्रेनेड किसने जो है वो प्रोवाइड करवाई, ये सारी चीजें जांच का विषय है, और कौन इसके और नेटवर्क में है, ये सारा जो है इसको खंगाल रही है। यह रिपोर्ट हमने देखी, वक्त हमारे पास कम है। रोहन गुप्ता, आपसे एक छोटी सी अपील मेरी आपसे है। आप मानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कुछ कहा उनका व्यक्तिगत विचार था, हरिप्रसाद ने जो कहा व्यक्तिगत विचार था। मेरी आपसे एक अपील है, और अगर आपको सही लगता हो तो जरूर करिएगा, निंदा कर दीजिए कड़े शब्दों में, और कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को अपनी आवाज उठा दीजिएगा कि साहब ऐसे लोगों को पार्टी में मत रखिए। हिंदुस्तान याद रखेगा आपको आज की तारीख में। देखिए, बिल्कुल मैं इसका जवाब दे दूं। मैंने डिबेट की शुरुआत की कि ये बयान व्यक्तिगत तौर पे ना मैं मानता हूं कि ये सही है और ना ये कांग्रेस पार्टी का बयान है। और अगर ये बयान की हम बात करें, दूसरे नेता भी हैं, अहलूवालिया हैं, केशव। अरे निंदा कर दीजिए साहब, दूसरी पार्टियों मत जाइए, 10 सेकंड बस है आपके लिए मेरे पास। प्रकार के बयान नहीं करने चाहिए, ये मेरा मानना है। और एक चीज सुन लीजिए, दोनों को बोल रहा हूं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज डिबेट करने में एक ही सवाल, आज मैं जब सवाल उठा रहे हैं, मुझे बताइए कि सरकार जो है, ठीक है, कहने दीजिए। रोहन गुप्ता, आपसे निंदा तक नहीं होती है, आप आगे क्या करेंगे? ठीक है, छोड़ दीजिए। हमारे साथ एक बहुत छोटा सा कमेंट सर, एसपीपी सिन्हा सर, ऐसे हम आतंक से लड़ेंगे क्या? देखिए, ये भारतीय वायुसेना और भारत की सशस्त्र सेनाएं सारी की सारी देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए काम कर रही हैं, और ये स्ट्राइक भी उसी के लिए किया है। ये ना हम किसी इंसान को प्रूफ देने के लिए कर रहे हैं और ना किसी राजनीतिक दल के लिए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सर। क्या कहते हैं और क्या मानते हैं इसे हमें कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सर, पूरा देश के लिए चाहता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मैं बहुत धन्यवाद के साथ, और यही पूरा देश उम्मीद भी कर रहा है। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।